स्टार्ट करते हैं। आज है ना एरर हैंडलिंग बताएँगे, जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग। हम लोग को बहुत बार कंसोल में एरर आता है, उस एरर को हैंडल किया जा सकता है, उसी को एरर हैंडलिंग बोलते हैं। तो एरर को हैंडल करने का तरीका होता है ट्राई एंड कैच। ट्राई स्टेटमेंट लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ एरर। ट्राई में हम लोग कोड लिखते हैं, जो कोड लिखेंगे कुछ भी कोड लिख सकते हैं। इफ जो भी अभी तक पढ़ा वो सारा कोड ट्राई के अंदर लिखा जा सकता है। और अगर उसमें कोई भी एरर आता है तो अभी क्या होता था कि जो भी चीज़ एरर आता है, मान लो अगर हम यहाँ कंसोल में कुछ भी लिखते हैं और उसमें एरर आता है, तो क्या होता है कि कंपाइलर वहीं पे रुक जाता है। हम्म, ऐसे अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ये एरर आया, एस टी इज नॉट डिफाइंड, ये जो एरर आया, अब क्या होगा कि यहाँ पे कंपाइलर रुक जाएगा, इसके बाद वाला लाइन वाला कोड चलेगा ही नहीं। तो लेकिन ट्राई के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर ट्राई के अंदर ये कोड लिखेंगे और एरर आता है तो वो कैच में चला जाएगा और वहाँ पे एरर को हैंडल किया जा सकता है। अब जैसे कि ये एक मेथड है, हम यहाँ पे इसको कोड को कॉपी कर रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं। अभी एस डी वहाँ लिखे थे ना, इसी तरह एस डी यहाँ पे बस लिख देते हैं और कंसोल डॉट लॉग लिख देते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे लिख देते हैं। अब जैसे ही एंटर दिया, ये क्या हुआ, एरर थ्रो किया, एस डी एक एरर थ्रो किया, लेकिन कहीं दिख रहा है एरर नहीं दिख रहा, वो डायरेक्ट कैच में हम लोग घुसे और कंसोल डॉट लॉग जो लिखे थे ना वो प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर ऐसे ही अभी एस डी यहाँ लिखते हैं और इंटर करते हैं तो ये एरर थ्रो कर देगा यहाँ पे तुरंत में। देखो एरर थ्रो कर दिया। तो ट्राई के अंदर कोड लिखते हो तो एरर नहीं आता है, वो क्या करेगा, कैच में चला जाएगा और यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा उसको प्रिंट करा देगा। तो बेसिकली हम लोग जितनी भी कोडिंग कंपनीज में करते हैं वो भी खासकर सर्वर साइड का कोडिंग जो सर्वर के में किया जाता है, तो वो कोड ट्राई एंड कैच में लिखा जाता है। सर्वर का कोड ट्राई एंड कैच में क्यों लिखा जाता है, मान लो तुम कोई एपीआई कुछ फॉर्म फिल किए, फॉर्म का डिटेल बैकएंड में गया, मतलब फ्रंट एंड से उठ के बैकएंड में गया, तो क्या होता है कि वहाँ का कोड हो सकता है ना कि मतलब जो डेवलपर कुछ गलती कर दिया हो, कुछ एरर थ्रो हो जाए, या फिर हम ही लोग कोई पैरामीटर ऐसा पास कर दिए जिसके कारण कोड जो है ना वहाँ पे फट जाए, फटने का मतलब काम नहीं कर रहा हो, एरर थ्रो कर रहा है। तो एरर थ्रो कर देगा तो क्या होगा कि कंपाइलर ही रुक जाएगा। जब कंपाइलर रुक जाएगा तो सर्वर रुक गया, सर्वर रुक गया तो अब वहाँ पे कोई बंदा बैठा होना चाहिए जो उस सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट करे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, ट्राई कैच लगाते हैं। कैच लगा देंगे तो क्या होगा कि कैच का जो कोड है ना वो रन कर जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ पे हम कैच के अंदर एरर लिखे हैं, इसके अंदर वो एरर आ जाता है, जो भी एरर होगा उसके अंदर आ जाएगा। हम उस एरर को डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ये ई आई आर ई डबल आर इसके अंदर हम प्रिंट कराएं, रन किए। अभी तुम देखो एस डी लिख के जब हम एंटर कर रहे थे तो क्या एरर आ रहा था, रेफरेंस एरर एस डी इज नॉट डिफाइंड। अब जब यहाँ पे कंसोल प्रिंट हुआ ना तो यही एरर उठ के यहाँ पे आ रहा है, रेफरेंस एरर एस डी इज नॉट डिफाइंड। तो एरर इसके अंदर प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, याद रखना कंपाइलर रुक नहीं रहा है, प्रिंट हो रहा है। ये यहाँ पे क्या हुआ, कंपाइलर रुक गया है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब एक होता है थ्रो। थ्रो क्या होता है ना, ये खुद का कस्टम एरर। अभी क्या है, ये जो रेफरेंस एरर है ये जावास्क्रिप्ट का एरर हुआ। इसी तरह से ना बहुत सारा जावास्क्रिप्ट एरर होता है, जैसे एग्जांपल में समझ जाओ, एवल एरर, रेंज एरर, रेफरेंस एरर, सिंटैक्स एरर, टाइप एरर, यूआरआई एरर, ये सब एरर होता है जावास्क्रिप्ट में। सिंटैक्स एरर मतलब सिंटैक्स में कुछ गलती हो गया, रेफरेंस एरर जैसा भी यहाँ पे देखे हो ये रेफरेंस एरर है। इसी तरह ये सारा एरर होता है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, तुम लोग खुद से चाहो तो पढ़ सकते हो। अब होता क्या है, कैच में देखते हैं क्या है, पर थ्रो बताते हैं अभी क्या है। ये जो एरर आया यहाँ पे जो लिखे हैं कंसोल एरर, इसका ये एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर दो पैरामीटर होता है, एक नेम होता है, एक मैसेज होता है। नेम जो है सेट और रिटर्न एन एरर नेम। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कोड को दोबारा लिखते हैं। एरर हम क्या बताए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर नेम लगा है, तो क्या हुआ, नेम दे दिया, रेफरेंस एरर है, ये रेफरेंस एरर। तो नेम जो है वो रिटर्न करेगा, एरर का नेम रिटर्न करेगा। मैसेज देखते हैं क्या है, दोबारा लिखते हैं।
ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ होते हैं, उसको एक्सेस करने का तरीका होता है ऑब्जेक्ट और की का नाम। तो ये 2 की होता है, उसको प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, नेम और मैसेज। तो अब इसको रन करते हैं, तो एसडी इज़ नॉट डिफाइंड और सिर्फ़ एरर प्रिंट कराते हैं, तो ये दोनों वैल्यू प्रिंट अरे! और अगर दोनों मतलब डायरेक्ट एरर लिखते तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आ रहा है कि ये की हो गया, मतलब ये नेम हो गया और ये हो गया मैसेज। रेफरेंस एरर एसडी इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, इस कैच के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है एरर के अंदर, एक होता है नाम, एक होता है मैसेज। अब थ्रो क्या होता है यहाँ पे? थ्रो में क्या करते हैं कि हम लोग कस्टम मतलब खुद का एरर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अब लिखा हुआ है ट्राई इफ एक्स इक्वल टू एम्प्टी। अच्छा, ये एक ही लाइन में है ना, इफ लिखा हुआ है। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ एंड कर देते। ये एक ही लाइन में लिखा है, तो ये समझ जाएगा कि इसका जो मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग जो है ये यही है। तो ये क्या लिखा है, इफ एक्स इक्वल टू एम्प्टी है। अब सपोज करो कि तुम कोई फॉर्म भरो, उसमें नाम तुम ब्लैंक डिटेल भेज दियो बैकएंड में, तो क्या होगा कि ये चेक करेगा इफ एक्स इक्वल टू एम्प्टी है, तो क्या करेगा, थ्रो करेगा एक एरर। थ्रो क्या होगा, इज एम्प्टी। तो ये क्या होगा ना, कैच में जाएगा, कैच में ये प्रिंट कराएगा, एरर एरर में प्रिंट कराएगा। देखो दिखाई देते हैं। अब ये एक्स है, इस सपोज करो इसके अंदर का जो वैल्यू ना ब्लैंक है, अगर ये टेस्ट क्लिक करते हो तो एक्स के अंदर ब्लैंक जाएगा। तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, इनपुट इज एरर, इनपुट इज एम्प्टी। ये एरर थ्रो किया, THRO थ्रो में हम क्या लिखे, कस्टम एरर बनाए, खुद का नाम लिखे यहाँ पे, मतलब इज कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे के ऐसे लगा दिया, रन किया। अब इसको देखो एम्प्टी के एन। तो क्या हुआ, जब ये एरर थ्रो किया तो ये कैच में आया, और कैच में हम क्या बोलते हैं, एरर। एरर जो होता है उसमें जाता है। तो एरर में ये मैसेज गया, इनपुट प्लस ये मैसेज हो गया, तो वही यहाँ पे हम लोग शो करा रहे हैं। अब ये इज अ नंबर है या नहीं, अब यहाँ पे कुछ ऐसे लिखते हैं। अब हम एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं, वो क्या है कि इज नॉट अ नंबर, वो नंबर नहीं है, तो एक एरर थ्रो किया और यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। तो ये थ्रो जो हुआ, ट्राई के अंदर अगर थ्रो लिखते हैं तो ये क्या होता है, इसका मतलब कि हम लोग कस्टम मतलब खुद का, कस्टम मतलब खुद से हम लोग एरर डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइन मतलब पहले से एरर होता है, वो एवल रेंज रेफरेंस सिंटेक्स यही एरर होता है। तो वो ट्राई में ऑटोमेटिकली ये एरर आ जाकर कोई गलती करते हो, लेकिन अगर तुमको खुद का कुछ बनाना है एरर, तो थ्रो लिखोगे, वो एरर में वो एरर कंसिडर कर लेगा। अब होता है फाइनल। फाइनल कुछ नहीं है, मतलब ट्राई कैच चला, ये ट्राई और कैच चला, उसके बाद ये इसका कोड ऑटोमेटिकली चल जाएगा, चाहे वो ट्राई का कोड चला हो या कैच का कोड चला हो, ये कोड रन हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ ट्राई एंड कैच। अब ये बेसिकली है क्या कि अब ये बेसिकली है क्या कि अगर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे थ्रो कर रहा है एरर, यहाँ पे शो कर रहा है, कैच में गया, यहाँ पे एरर शो कर रहा है। और इसके बाद हम लोग क्या किया ना, फाइनल में एक कोड लिखे हैं कि इसका जो वैल्यू है उसको एम्प्टी करा देना चाहिए। तो कुछ भी यहाँ टाइप करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद ये दोनों तो रन करेगा ही, उसके बाद फाइनल का कोड लिखा हुआ है कि जो इनपुट फील्ड है वो ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो जैसे ही ये क्लिक करेंगे, ये इनपुट फील्ड ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा। तो ये 2 कोड रन होने के बाद ये फाइनल रन होगा। अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो ये इसमें लिखा हुआ जो भी इनपुट फ़ील्ड में लिख रहे थे उसको ब्लैंक करने का वो कोड था। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, तो ये ब्लैंक नहीं हो रहा है। तो ये है ट्राई एंड कैच। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। अब आते हैं ट्राई ब्लॉक पे। कैच क्या है ना कि इसमें जो भी ट्राई के अंदर कोड लिखते हो और एरर आता है, तो वो ट्राई का कोड रुक जाना चाहिए वहाँ पे, वहाँ नहीं रुकेगा, वो कैच में चला जाएगा। ठीक है? कैच एरर थ्रो नहीं करेगा ना, कैच क्यों एरर थ्रो करेगा? कैच में हम मैसेज शो कराएँगे, यहाँ पे एरर, ये ERR में एरर ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके अंदर नेम और मैसेज होगा। अगर तुम थ्रो यूज़ कर रहे हो मतलब कस्टम एरर बना रहे हो, तो एरर के अंदर वही चीज़ आएगा जो यहाँ पे तुम लिखे होगे।
ठीक है? स्कोप में आते हैं। 3 टाइप का स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप। समझने की कोशिश करना, इसको कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट में 2 स्कोप होता था, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप होता था। अब बेसिकली ब्लॉक स्कोप क्या होता है? अब ब्लॉक स्कोप पे पहले जानते थे। दिस 2 कीवर्ड प्रोवाइड ब्लॉक स्कोप। ये जो लेट और कॉन्स्ट है ना, ये जो है ना 2 लेट और कॉन्स्ट से जब फंक्शन डिफाइन करते हो तो स्कोप बनता है। स्कोप क्या बनता है कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर की हो कोई लेट x इक्वल टू 2, तो इसका स्कोप बन गया, इस ब्रैकेट के अंदर ही ये इसका वैल्यू रहेगा, नहीं तो बाहर इसका वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। या फिर VAR से करोगे तो इसी ब्लॉक के अंदर में ये डिफाइन रहेगा। लोकल स्कोप क्या हो गया? लोकल स्कोप को ही फंक्शन स्कोप भी बोलते हैं। अगर इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो इसी के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं करते। तो इसका स्कोप जो हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसका स्कोप हुआ। जैसे कि हम बताएँ, फंक्शनल स्कोप भी सेम उसी चीज़ को बोलते हैं। ये फंक्शनल स्कोप भी बोल सकते हो, लोकल स्कोप भी बोल सकते हो। तो लेट से डिफाइन करो, कौन से करो या वार से करो, सब तीनों फंक्शनल हो गया। अब फंक्शन के बाहर अगर तुम कुछ भी डिफाइन कर रहे हो तो वो ग्लोबल स्कोप में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लेट कार इक्वल टू वॉल्वो लिखा हुआ है और यहाँ फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है, तो ये ग्लोबल स्कोप होगा। कहीं पे भी, अब जैसे कि कोड में, मतलब हम लोग जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो हम लोग अगर ऊपर में कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, ऊपर ही में कोई भी फंक्शन के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल ही स्कोप कहलाएगा। अब एक चीज़ क्या है कि हम लोग फंक्शन कॉल किए, ठीक है? इस पूरे कोड में कहीं पे भी कार को डिफाइन नहीं किया गया है कि लेट कार, यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर हम लोग कहीं नहीं लिखे हैं कि लेट कार इक्वल टू समथिंग। ये इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो अब तुमको क्या लगेगा कि इस फंक्शन के अंदर है तो ये लोकल स्कोप हो गया या फंक्शन स्कोप क्या हो गया, लेकिन ये फंक्शन स्कोप नहीं, ये ग्लोबली स्कोप है। क्योंकि कार नेम जो है ना, कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये कार नेम जो है ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए ये ग्लोबल हो जाएगा। जैसे ही जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना, ये ग्लोबली स्कोप हो जाएगा। बस इतना ही था। अब इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, वो पढ़ लो। लाइफ टाइम ऑफ ए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल स्टार्ट व्हेन इट डिक्लेयर। जब मतलब किस लाइफ लाइफ टाइम मतलब क्या हो गया कि एक तरह से कब तक वो ज़िंदा रहेगा। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल स्टार्ट तभी होता है जब वो डिक्लेयर होता है। तो जैसे ही डिक्लेयर करेंगे उस समय वो बन गया, ज़िंदा हो गया या पैदा हो गया, ऐसे बोल लो। फंक्शनल या लोकल वेरिएबल डिलीट हो जाता है जब वो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि फंक्शन जब फंक्शन कॉल किए और उसके अंदर लेट लगा के कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो उसी समय वो बना। और जब फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, मतलब फंक्शन के अंदर का सारा कोड रन कर गया, तो उसका लोकल वेरिएबल डिलीट हो जाता है। और जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो तभी डिलीट हो जाता है जब हम लोग वेब ब्राउज़र को बंद कर देते हैं। अब होस्टिंग आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सुन लो। क्या चीज़ कर ली? तो कम टाइम लेगा। वेरिएबल डिफाइन करना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट नहीं होता है अनुभव। वो वेरिएबल डिफाइन करना मतलब क्या होता है कि मेमोरी स्पेस का पार्ट होगा, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। हम्म, ठीक है, अब आगे बताते हैं। अब है ना, अब होस्टिंग बता रहे, होस्टिंग क्या होता है, ठीक है? सपोज x इक्वल टू 5 लिखें, ठीक है? यहाँ कंसोल डॉट लॉग एक्स लिखें और यहाँ वार या फिर लेट लगाते हैं, लेट एक्स लिखते हैं। तो कोई बता सकता है कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होगा? नहीं, यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। अरे आ, ये स्क्रिप्ट में रन नहीं हो रहा है यार, कैसे बताएं? देखो, यह क्या, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, बोलो 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 बोलो। बोलो। यहाँ पे अब वार एक्स,
हाँ, वार में कर रहा है, लेट में नहीं करेगा। वार का ये होस्टिंग का कांसेप्ट वो बता देते हैं, जावा स्क्रिप्ट ओल्ड वर्ज़न का ये कहानी है। होता क्या था ना कि पहले x इक्वल टू 5 लिखे, console.log x लिखे तो ये प्रिंट हो जा रहा है। तो होता क्या है कि 2 फेज़ में जावास्क्रिप्ट को चलता है, जितना भी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेयर ये डिक्लेयर हुआ है। ये इनिशियलाइज़ नहीं होना, इनिशियलाइज़ का मतलब होता है x इक्वल टू 9 यहाँ कर देते तो। ये डिक्लेयर हुआ है, इस चीज़ को एकदम क्लियरली समझना। ये जो है ना, जब फर्स्ट फेज़ चलेगा ना, ऑटोमैटिकली ये सबसे ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद x इक्वल टू 5 किए तो x के अंदर 5 चला गया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब क्लियर है? लेट का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं ना? लेट जब जब डिक्लेयर होगा टॉप यहाँ पे तुम लेट का दिखाते हैं तुमको। ये एक्चुअली क्या है ना, ये होस्टिंग जो है ना मतलब पुराना वर्ज़न जो होता है ना उसके लिए यूज़ होता है। तो उस सम मतलब वार से डिक्लेयर किया हुआ सारा चीज़ को है ना सबसे ऊपर कर दिया जाता था। जैसे कि एक और लेट जो है ना वो ES6 का पार्ट हुआ। जैसे यहाँ x इक्वल टू 5 लिखा गया और x को यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे और डिक्लेयर बार किया गया बाद में किया गया, लेकिन तब भी डिस्प्ले कर देगा डिस्प्ले x इन द एलिमेंट, मतलब x को डिस्प्ले करा देगा या फिर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। होस्टिंग इज़ द हाँ, ये सिर्फ़ लोकल वेरिएबल में रहेगा तो फ़ंक्शन के अंदर रहेगा ना, उसका स्कोप तो उसके अंदर ही है, ग्लोबल स्कोप तो नहीं ना है। बिल्कुल, उस फ़ंक्शन के अंदर अगर नीचे में डिक्लेयर किया तो वो ऑटोमेटिकली फ़ंक्शनल स्कोप है, उसका अलग से मतलब ये बनेगा ना, क्या बोलते हैं उसको? अभी जैसे कि होस्टिंग जो हो रहा है वो अलग से उसका बनेगा, लोकल का अलग बनेगा, ग्लोबल का अलग बनेगा। हाँ, अब जैसे कि तो बेसिकली होता यही है कि ये ऊपर में डिक्लेयर ले लेता है, बाद में इसको दिखाता है। अब जो तुम लेट कॉन्स्ट का बोल रहे थे, लेट वेरिएबल डिफाइन लेट कॉन्स्ट आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक बट नॉट इनिशियलाइज्ड। सेम चीज़ बोला, मीनिंग द ब्लॉक ऑफ द कोड अवेयर ऑफ द वेरिएबल बट इट कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। यूजिंग द लेट वेरिएबल before it is declared will be result in the reference error. The variable is in the temporal dead zone from the start of the block until it is declared. तो let और const के केस में अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये रेफरेंस एरर थ्रो करेगा यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछ सकता है, ये क्लियर रखना, जावा स्क्रिप्ट इनिशियलाइजेशन आर नॉट होस्टेड। मतलब अगर पहले ही इनिशियलाइज कर दिए हैं, ठीक है, तो या बाद में किए हैं तो इसमें होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ़ उस केस में होगा जब हम लोग डिक्लेयर ना किए हों, जो यहाँ पे ना किए हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी तो बताएँ, होस्टिंग इज़ अ जावास्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑल द डिक्लेरेशन, जितना भी डिक्लेरेशन का पार्ट होता है मतलब var x जो होता है, ऑल डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द करंट स्कोप, जिस स्कोप में भी हो, मतलब लोकल स्कोप में हो, फंक्शनल में हो या ग्लोबल में हो, उस स्कोप पे टॉप में उसको कर देता है जितना भी डिक्लेयर होता है। मतलब क्या हुआ, var x यहाँ लिखे थे, इसको ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देगा ऊपर में, ठीक है? इनिशियलाइज़ेशन के केस में ऐसा नहीं होगा, ये बार-बार याद रखना। ये हो गया। दिस कीवर्ड अभी हम नहीं बता रहे हैं, जब क्लास पढ़ाएँगे एडवांस वाले में एडवांस बोल रहे हैं, कल पढ़ाएँगे क्लास तो उसमें ये क्लियर कर देंगे। एरो फंक्शन थोड़ा-मोड़ा बता देते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अभी ये ना फंक्शन लिखने का हम लोग बहुत सारा तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में, अभी तक हम लोग बस ये जाने थे फंक्शन ऐसे लिखते हैं, फंक्शन, फंक्शन का नाम ऐसे लिखते हैं। और कुछ रिटर्न कराना होता है, रिटर्न करा दिए इंटू 2 + 2 ऐसे रिटर्न करा दिए। दूसरा तरीका भी ये होता है ना, इस तरह से भी फंक्शन को लिखेंगे तो बात बराबर है। ये भी तरीका है फंक्शन को लिखने का। अब जो ES6 आया है ना, वो एरो फंक्शन लेके आया है। एरो फंक्शन में क्या होता है, समझना है इस चीज़ को, ये फंक्शन जो लिखे हुए हैं ना, ये हट जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे एरो आएगा, जो यहाँ पे भी एरो आया है और उसके अंदर जो भी लिख के रिटर्न कराना चाहते हो तो रिटर्न करा दो। अगर रिटर्न नहीं कराना चाहते हो, तुम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से एक लाइन में। एक लाइन में लिखोगे तो वो भी हट जाएगा, मतलब ब्रैकेट भी हो जाए हट जाएगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रिटर्न करेगा इसको इसके अंदर। जब भी रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड, ये हेलो में चला जाएगा, ये वेरिएबल में चलेगा। ये रिटर्न करेगा तो ये हेलो में चला जाएगा। यही इसका मतलब होता है। ये तरीका है मतलब एरो फ़ंक्शन का। तो इस तरीके से भी लिखोगे तो चलेगा। इनलाइन में लिखना हो तो एक ही लाइन में लिखना हो तो ये भी चलेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करेगा बार-बार, देखो यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा हुआ है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करेगा। और अगर कोई पैरामीटर पास करना होता है, जैसे सपोज़ इस फ़ंक्शन में हम लोग पैरामीटर पास करते हैं ना, ए, बी ऐसे करके, ए, सी ऐसे करके पास करते हैं। तो इसमें हेलो में इस जगह पे पास होगा, इस जगह पे, इस बीच में ए कॉमा बी करके ऐसे पास कर सकते हो। जो भी पास करना हो इसके अंदर पास कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दि लिया हुआ है, एरो फंक्शन विथ पैरामीटर हेलो इक्वल टू वाल, मतलब ये पैरामीटर हो गया, ये आ रहा है उसका जो भी मतलब रिटर्न क्या करेगा, हेलो प्लस वाल, वाल के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर देगा। यही है। ये दिस कांसेप्ट हम क्लासेस में पढ़ाएँगे। जो कल बताएँगे क्लासेस, जेसन और ख़त्म हो जाएगा। अब हम सबसे एक अनुरोध करेंगे कि ऊपर से पढ़ना दोबारा स्टार्ट कर दें सब कुछ। हम बहुत सारा चीज़ है जो छोटा-मोटा मतलब छोड़े हैं।